मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वेबिनार में आप सब लोग का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। थोड़ा सा इन डिफरेंट टॉपिक पे आज इस वेबिनार को हम लोगों ने हमारे व्यूअर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया है। हमारी टीम कनेक्टेड है इस वेबिनार में, हमारे रेगुलर व्यूअर्स कनेक्टेड हैं। रेगुलरली हम लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और इन सारी चीजों को बहुत इन डेप्थ डिस्कस करते हैं, उसके फीचर्स को समझते हैं, कैसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे उस पर बढ़िया ग्रोथ पा सकते हैं। इन सारे चीजों के ऊपर हम लोग बड़ी चर्चा करते हैं। विद द टाइम हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया है, जैसे हमारे इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करना, उनको सही तरीके में, सही डायरेक्शन में गाइड करना इन्वेस्टमेंट का जरूरी है, उसी तरीके से उनको इंश्योर करना, उनके फैमिली को सिक्योर करना इंश्योरेंस के थ्रू, वो भी उतना ही जरूरी है और उतना ही इम्पोर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को समझने और समझाने के लिए हम लोगों ने आज इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया है। लगभग पिछले 15 से 18 महीनों में हम लोगों ने बहुत टफ टाइम देखा है, स्पेशली रिलेटेड टू हेल्थ। कोविड ने बहुत लोगों के ऊपर बहुत तरीके का इम्पैक्ट किया है। जो लोग कोविड इम्पैक्ट हुए हैं, काफी लोग आज भी उससे उभर नहीं पाए हैं फिजिकली। तो इन सारी चीजों को देखते हुए प्लस इलाज में बहुत खर्चे हुए हैं। इस चीज को लोगों ने एनालाइज किया है कि हेल्थ इंश्योरेंस होना एक बहुत इंपॉर्टेंट, आज के दिन में बहुत नेसेसिटी हो गई है और बहुत जरूरी प्रोडक्ट हो गया है जो हमारे पास होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन सी चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए, किन सारे एस्पेक्ट्स को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, कौन से प्लान्स हमें ज्यादा बेहतर सूट करेंगे और कॉस्ट इफेक्टिव होंगे प्रीमियम्स के कंपैरिजन में, क्या हमें सम एश्योर्ड मतलब क्या कवरेज हमें लेना चाहिए जो हमारे और हमारे परिवार के लिए काफी बेहतर हो, समय पे काम आ सके। इन सारे एस्पेक्ट्स को समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ सचिन साल्वी सर हैं। ही इज द हेड फॉर ऑल्टरनेट चैनल सेल्स फॉर द पैन इंडिया विथ केयर इंश्योरेंस। केयर इंश्योरेंस का हम सबने नाम सुना है। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ लोग केयर इंश्योरेंस का नाम नहीं सुने होंगे, तो मैं आप सब लोग को बताना चाहूंगा केयर इंश्योरेंस का पहले नाम रेली केयर इंश्योरेंस था, जिसका रीनेम होकर के वो केयर इंश्योरेंस के नाम से आज के दिन में इंडस्ट्री में अवेलेबल है। बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट्स इनके हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ इनका टाई अप है जहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट वगैरह हो सकता है। इन सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए सचिन जी हमारे साथ हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम मैं सचिन सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सचिन सर इफ यू कैन कम ऑन बोर्ड और आप अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करके यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। Thank you for the introduction and thank you for giving this opportunity. So first I'll start with my self introduction and then I'll take the session ahead. Okay, I am Sachin Salvi, based at Mumbai, working with Care Health Insurance from almost last 9 years. The company has started 10 years back and I have been with the company for the last 9 years. Before Care Health Insurance or Religare Health Insurance, I have been associated with life insurance for almost 11 years. So I have worked in various designation in Care Health Insurance. I started as a branch manager, and today I'm taking care of alternate channel as a key account head for Pan India. So this was a small introduction. I'll straight away start with the topic. So I'll start कि health insurance क्या है, क्यों जरूरी है। आज कोविड ने तो मतलब बहुत लोगों की आंखें ओपन की है, लेकिन क्या सही में ऐसा हुआ है क्या? क्या सही में ऐसा हुआ है क्या? हम लोग ये प्रेजेंटेशन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखेंगे। अगर जैसे सर ने अभी बताया था कि आप लोगों का प्लानिंग करते हैं, लक्ष्मी श्री आप लोगों का सब जगह पे प्लानिंग करते हैं, पोर्टफोलियो के लिए प्लानिंग करते हैं। जैसे आपका अगर फ्यूचर गोल्स है बड़ा घर लेने का, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, फैमिली वैकेशन के लिए हम लोग प्लान करते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए भी प्लान करते हैं, चिल्ड्रन मैरिज के लिए भी प्लान करते हैं, रिटायरमेंट के लिए भी प्लान करते हैं। लेकिन क्या कभी हम लोग ने ऐसा सोचा है कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए हम लोग को प्लान करना चाहिए? मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर यहाँ पे जितने भी लोग कॉल पे है, कितने लोग हैं जिन्होंने 10 लाख 15 लाख या 20 लाख इसे साइड में निकाल के रखा हुआ है कि ये खाली मैं मेडिकल इमरजेंसी में ही यूज करूंगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब इतने सारे सेमिनार्स लिए हैं मैं, अक्रॉस इंडिया लिए है, लेकिन मेरे को कहीं पे भी ऐसे लोग नहीं मिले जो बोलते कि मैंने ये 15 लाख रुपए खाली इसलिए साइड में रखे कि ये मेडिकल इमरजेंसी में यूज होगा। हाँ, लोग रखते हैं 40,000 50,000 रखते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जो बोलेगा 15 लाख रखता है। वो रादर वो बोलेगा कि मैं इन्वेस्ट कर दूं तो मेरे को रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। व्हाट इफ देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी एंड योर सेविंग्स
आर यूज्ड, व्हाट हैपेंस टू योर लाइफ गोल्स। मतलब आज कोविड ने बोलते ना बहुत लोगों को सिखाया होगा कि हम लोग ने कुछ कुछ पैसे बचा के रखे थे, लेकिन कोविड का जब क्लेम आया तो इतना ये देखा है लोगों ने कि क्या क्या बेच के हम लोग ने हॉस्पिटल में पैसे दिए, क्यों? तो मेडिक्लेम नहीं था यार। अदर बहुत सारे मेडिक्लेम होने के बाद भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से बहुत सारे लोगों को पैसे कम मिले। तो ये मैं बोलता हूँ ऐसा सिनेरियो वापस लाइफ में देखने नहीं मिले, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ था इसमें। और आज भी इंडियन जो माइंडसेट है वो हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत केयर करते हैं, अपने फैमिली के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, माँ बाप के लिए हम लोग आज भी केयर करते हैं। ये सिनेरियो बाहर की कंट्रीज में कम देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया में आज भी दिखते हैं। और जब वक्त गिरता है तो हम लोग अपना प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ बेच के भी रेडी हो जाते हैं वो बंदे के लिए या फिर वो इंसान के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए। अब मैं ना थोड़ा थोड़ा एग्जांपल भी शेयर करूंगा। मैं एक बहुत क्लोज फ्रेंड है और मुंबई में बहुत बड़े पॉलिटिशियन के पास काम करता था, और ऑल ऑफ ए सडन एक बार उसको वो सब छोड़ना पड़ा, और अनफॉर्चुनेटली वो एक्सीडेंट हुआ उसका। एंड बीइंग इनटू हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, मेरे को ऐसा लग रहा था कि उसके पास इतना बड़ा आदमी तो उसके पास कवर रहेगा। ऑनेस्टली बोलता है कि उस दिन जब गया हॉस्पिटल में तो पता चला उसके पास कोई भी मेडिक्लेम कवर नहीं है। हम लोग सब दोस्तों ने मिलके, किसी ने 10,000, किसी ने लाख रुपया, किसी ने 50,000, किसी ने 100 रुपए, मतलब इतना जितना था जिसके पास उसने देके हम लोग ने उसका इलाज कराया। लेकिन ये सिनेरियो अराउंड 8 साल पहले की बात है। आज अगर होगा तो ये मेरे लिए शर्म की बात होगी कि मैं ये सेम इंडस्ट्री में काम करके भी मेरे फ्रेंड के पास मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है। रीजन क्या है? मेडिक्लेम लेने के पीछे का रीजन क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, प्रोसीजर्स एक्सेट्रा, ये सब आज के टाइम पे मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत पॉसिबल है। आज के टाइम पे कैंसर का भी इलाज होता है। आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैंसर से जान कम जाती है, लेकिन कैंसर के खर्चे से आदमी मर जाता है। मतलब जिसने किसी ने, अगर आप लोगों में से किसी ने वो कैंसर का किसी से ये किया होगा, जिसका ट्रीटमेंट हो रहा हो, जिसने ट्रीटमेंट ले रहा हो, उससे अगर आप बात करोगे तो समझ में आएगा कि कैंसर के लिए कितना खर्चा आ जाता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, आज अवेलेबल है अपने पास। यहाँ पे आपको हॉस्पिटलाइजेशन कवर हो जाता है, मेडिकल और जो कंज्यूमेबल होते हैं आइटम्स वो भी कवर हो जाते हैं, डॉक्टर का जो कंसल्टेशन होता है, डायग्नोस्टिक्स ये होता है, टेस्ट होते हैं, वो सब कवर होते हैं। हेल्थ मेंटेनेंस के लिए, वेलनेस के लिए भी कवर हो जाता है। नहीं, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद फिजियोथेरेपी करनी है, तो ये भी कवर हो जाता है। मतलब आज से अगर 10 साल 15 साल पहले की बात करूं मैं सिनेरियो, तो वहां पे अपने दिमाग में ये था कि मेडिक्लेम मतलब हॉस्पिटल में जाऊंगा, 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट रहूंगा तो ही मेरे को कवर मिलेगा, तो ही मेरा क्लेम मिलेगा, और वो भी जो हॉस्पिटल में मैंने खर्चा किया वो। लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हो गया। सेकंड रीजन, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और ये रीजन जिसको भी समझ में आएगा ना वो सही में डरेगा। मेडिकल इन्फ्लेशन 14% पे है एज ऑफ नाउ। इससे इम्पैक्ट क्या होता है ये बताता हूं मैं, सिंपल चीज। आज मैं पकड़ो 40 इयर्स का हूं, कि आज मेरे को कोई मेडिक्लेम का जरूरत, अगर कोविड का सिनेरियो छोड़ दो आप, तो क्या आज मेरे को मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट वगैरह के सिवाय जरूरत गिरने का चांसेस है क्या? तो नहीं, शायद नहीं। तो आप में से बहुत सारे ये एज ग्रुप में रहेंगे। मेरे को जरूरत कब गिरने वाला है मेडिकल का या फिर मेडिक्लेम का? मेरे को जरूरत कब गिरने वाला है? आज से 20 साल बाद या आज से 15 साल बाद, जब मैं 55-60 साल का होऊंगा तभी। लेकिन आज के डेट में जो 14% इन्फ्लेशन है उसके वजह से क्या इम्पैक्ट गिर रहा है कोई अंदाजा भी लगा नहीं सकता है ये चीज का। हिप रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट आज के टाइम पे ये कॉमन सर्जरी हो गई है। आज अगर मैं मुंबई में देखूं, हिप रिप्लेसमेंट का जो कॉस्टिंग है वो ऑलमोस्ट 3 लाख रुपया है। तो लेकिन ये हिप रिप्लेसमेंट का मेरे को आज जरूरत गिरने वाला है? नहीं जरूरत गिरने वाला है। आज से मैं बोला कि 15 से 20 साल बाद जरूरत गिरेगा, तब मेरे को यही हिप रिप्लेसमेंट के लिए 41 लाख रुपीज लगेंगे। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज से 20 साल बाद 41 लाख रुपीज साइड में निकाल के रख रहे हैं खाली हिप रिप्लेसमेंट के लिए? अगर वही मैं अगर ये ले लूं, कैटरेक्ट का भी ले लूं, कैटरेक्ट तो हिप रिप्लेसमेंट शायद कॉमन नहीं है, लेकिन कैटरेक्ट तो कॉमन है। आज के डेट में मुंबई में 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया खर्चा आ जाता है एक आंख के कैटरेक्ट का।
क्योंकि उसमें बहुत सारे वैरायटीज आते हैं, मल्टीफोकल लेंस, ये वो सब। तो अगर मैं दोनों आंख का भी कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने जाऊं, तो मेरे को जब मैं 60 साल का होगा तब मेरे को 41 लाख रुपीज लगेंगे। और आई डोंट थिंक कि मेरे जैसे लोग जो जॉब करते हैं या फिर जो अपना बिजनेस भी करते हैं, उसमें से भी कोई बंदा ये नहीं चाहेगा कि मैं 41 लाख रुपीज निकाल के कैटरेक्ट का ऑपरेशन करूं। सेम वे एंजियोप्लास्टी, जो आज के टाइम में बहुत कॉमन है। मतलब ये मैं अगेन घड़ी घड़ी मुंबई का एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये बोलते हैं ना, ये ऐसा नहीं कि अगर हम लोग लखनऊ में जाएंगे तो ये कम हो जाता है, नहीं। प्राइसिंग में हार्डली 50 एक हजार का 10-15% का डिफरेंस आता है। लेकिन सेम वे अगर एंजियोप्लास्टी के लिए जाता है, मतलब आज कैसा सिनेरियो है मुंबई में कि अगर कोई ईसीजी वेरिएशन आया आपका, ईसीजी वेरिएशन आते ही वो क्या हो जाता है, डॉक्टर वहीं पे बोलता है कि आपको एंजियोग्राफी करना है। एंजियोग्राफी के टेबल पे ही वो आपको इमीडिएटली वहीं पे आपको स्कीम दे देता है कि आप अभी एंजियोग्राफी किया है और अभी साथ में आपने ये कर लिया, एंजियोप्लास्टी कर लिया, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 15% डिस्काउंट मिलेगा। वही अगर आप बाद में आओगे तो एंजियोग्राफी वापस से करनी पड़ेगी क्योंकि ब्लॉकेज और बढ़ गए होंगे, प्लस आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो बिलीव मी, और ये केसेस देखे हैं मैंने, वही टेबल पे जहां पे एंजियोग्राफी हुआ है, वही टेबल पे वही इसमें उसका एंजियोप्लास्टी भी कर डालते हैं डॉक्टर। तो ये सही है गलत है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज अगर 3.5 लाख रुपया लग रहा है, आज से 20 साल बाद वही मेरे को 50 लाख रुपए लगेंगे। तो ये बोलते ना, अगर आप कोई भी सोचोगे ये चीज को लेके, तो सही में एक डरावनी चीज है कि भाई आज से 10 साल 15 साल बाद मेरे को 12 लाख 15 लाख रुपए लगने वाले खाली कैटरेक्ट का ऑपरेशन करने के लिए, ताकि मैं ठीक से देख सकूं। तो क्या तभी मेरी फैमिली इतना अफोर्ड कर पाएगी? हो सकता है तब तक कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए और वो शायद कम हो जाए, लेकिन क्या डिजीज खत्म होने वाले हैं? डिजीज तो वैसे ही रहने वाले हैं। डिजीज शायद बढ़ेंगे, वैरायटीज बढ़ेंगे। लिवर ट्रांसप्लांटेशन का अगर देखूं मैं, जो लास्ट लाइन है इसमें लिवर ट्रांसप्लांटेशन का, तो 4.5 करोड़ लगेंगे। जो आज 30 लाख लग रहे हैं वो 4.5 करोड़ रखेंगे। तो उसमें शायद मेरा घर बार सब बीत जाए। तो ये सेकंड रीजन है कि हम लोग को क्यों ये होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। थर्ड रीजन, नॉट जस्ट कॉन्क्रीट जंगल, इवन लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज इज ग्रोइंग इन इंडिया। मतलब आप ये एग्री करोगे कि हर जगह पे आज के टाइम पे कंक्रीट है, कंक्रीट है, कंक्रीट है। तो जो ग्रीनरी वगैरह रहती थी एक टाइम पे, वो सब खत्म हो गई। तो उसके वजह से जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज वो भी बढ़ रहे हैं। अब ये तो वायरस हम लोग ने अभी देखा है, लेकिन इसके पहले वायरसेस नहीं थे। H1N2 ये भी था, पहले से था। ये हम लोग ने देखा भी है, जिसको स्वाइन फ्लू वगैरह बोलते थे, ये देखा भी है। इस तरीके का पैंडेमिक हम लोग ने पहले भी देखा है, लेकिन तभी इतना एग्रेसिवली या इतना ज्यादा हिट नहीं हुआ था जो अभी हिट हुआ। लाइफस्टाइल एंड मेडिकल एक्सपेंसेस क्यों क्यों ये ज्यादा बढ़ रहा है? अपना लाइफ अगर आप देखोगे कंपैरेटिवली जो पहले था, उससे काफी ज्यादा फास्ट हो गया है। अनहेल्थी फूड हैबिट्स हो गए हर किसी के। मतलब जंक फूड हम लोग इतना खाते हैं, मैं हफ्ते में एक बार तो ऐसा रहता है कि बर्गर खाना है या फिर कोई चाइनीज आइटम खाना है। कुछ ना कुछ तो ऐसे बाहर जाके खाने का लगता है। इलनेसेस हो गए फूड हैबिट्स के वजह से, या तो एक्सरसाइज भी कम कर दिया है हम लोग ने, वर्क में स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा है, घर पे स्ट्रेस लेवल ज्यादा है। तो ये सब के वजह से इलनेसेस आ रहे हैं। तो मेडिक्लेम जो है, आप हॉस्पिटल में जब हो बीमार उसके लिए भी कवर करता है, और अगर कोई डे केयर ट्रीटमेंट है उसके लिए भी कवर करता है। और एक स्लाइड है, इसका रेफरेंस नीचे दिया है मैंने, healthinsuranceIndia.org, ये साइट पे से निकाला हुआ है। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये केयर का ये है, ये ऐसे सोर्स से लिया गया है, वो थर्ड पार्टी सोर्स है जो इंडिपेंडेंटली ये कर रहे हैं। 1 in 3 people विल सफर फ्रॉम कैंसर, सीरियसली, और ये सच्चाई है। 1 in 3%, अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल पॉपुलेशन में का 33% लोग कैंसर से सफर करेंगे। देर आर 5,000 टाइप्स ऑफ कैंसर, इतने सारे कैंसर है और इतने ये है, और इतना अच्छा उस पर इलाज भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि इलाज नहीं हो सकता है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि लोग कैंसर से नहीं मरते, वो उसके होने वाले इलाज में जो खर्चा होने वाला है उसके इसमें मर जाते हैं। 1 in 4 people विल कॉन्टेक्ट हार्ट डिजीज बिफोर 60। मैं तभी 60 साल की बात कर रहा था, अभी ये सर्वे के हिसाब से 60 साल के पहले एक में से चार, मतलब 25% लोग, जिसमें शायद हम भी हो सकते हैं, जो हार्ट डिजीज से सफर करेंगे।
मतलब आप अगर रैंडमली कोई भी अगर जाके अपना मेडिकल टेस्ट कराए ना, देयर आर हाई चांसेस कि थोड़ा तो ब्लॉकेज रहेगा किसी ना किसी केस में, थोड़ा तो ब्लॉकेज रहेगा। और बोलते हैं ना, जैसे थोड़ा भी ब्लॉकेज दिखा, वो दवाई पे क्योर भी हो सकता है, तो भी तुरंत के तुरंत एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। 1 in 20 पीपल विल हैव स्ट्रोक बिफोर 70। 20 में से एक बंदे को कम से कम 70 साल के पहले स्ट्रोक आएगा। 85% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया डोंट हैव 5 लाख रुपीज इंस्टेंट कैश। मतलब 15% ही लोग हैं ऐसे जो काम करते हैं, उसमें से 15% ही लोग ऐसे हैं जिनके पास 5 लाख रुपया इंस्टेंट कैश में है, जो वो मेडिकल पर्पस के लिए यूज कर सकता है। 14% हैव 5 लाख इंस्टेंट कैश, लेकिन थोड़ा फाइनेंशियल क्रंचेस आएंगे। और 1% लोग हैं जिनके पास 5 लाख रुपया इंस्टेंट कैश में पड़ा हुआ है कि भाई इसके लिए कर सकते हैं। तो अगर इन शॉर्ट देखोगे तो 99% ऑफ इंडियन विल हैव फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल क्रंचेस इन केस ऑफ एन इलनेस। हेल्थ इंश्योरेंस का जो ब्रांड एम्बेसडर है, हेल्थ इंश्योरेंस का, केयर का नहीं बात कर रहा हूं मैं, हेल्थ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर जिसको हम लोग बुलाते हैं, अपने अमिताभ बच्चन जो है उसको हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बुलाते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है ना कि अगर किसी को भी अमिताभ बच्चन की पुरानी मूवीज याद हो, किसी को भी पुरानी मूवीज, उसमें के 80% मूवीज में अमिताभ बच्चन क्रिमिनल इसलिए टर्न होता है ताकि उसका किसी ना किसी का इलाज कराना रहता है। माँ का करने का रहता है, बेटे का करने का रहता है, बेटी का करना रहता है, या बीवी का करना रहता है। इसके लिए वो क्रिमिनल बनता है, तो इसलिए उसको हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बुलाते हैं। अब हम लोग को स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस से क्यों लेना चाहिए, क्या ये है? अगर मेरे को कोई चीज चाहिए तो मैं स्पेशलिस्ट के पास से लूं, वो ज्यादा अच्छा रहता है कि ये, मतलब अगर समझो मेरी बीमारी है कुछ, तो मैं अपने घर के बाजू में जो एक जनरल प्रैक्टिशनर आता है उससे इलाज कराऊं। हाँ, उससे तो इलाज कराता ही है मैं, लेकिन अगर कोई अच्छी तगड़ी बीमारी हो जाती है तो मैं हमेशा स्पेशलिस्ट के पास जाना पसंद करता हूँ। तो क्यों स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना चाहिए? क्योंकि इनके पास हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा दूसरे कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। तो इनका पूरा का पूरा फोकस जो रहता है वो हेल्थ इंश्योरेंस पे रहता है। तो जो प्रॉफिट या जो लॉस होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस से होता है। वेयर जब हम लोग किसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं तो उसके पास मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, तो उसके लिए शायद ये प्रायोरिटी ना हो। तो मेरे लिए आगे के स्लाइड में आपको दिखेगा कि मेरे लिए क्लेम सेटलमेंट ये क्यों इंपॉर्टेंट है या क्या रेट पे है। तो अगर आप देखोगे तो लास्ट 2012 से स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट हुई है। इसके पहले से स्टार भी थी, लेकिन 2012 का मैंने रिकॉर्ड लिया जब से हम लोग की कंपनी स्टार्ट हुई है। तो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने 60% से ग्रो किया है, वेरएज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 40% से ग्रोथ की है। ये अगेन प्रीमियम कंपोजिशन है। अब आता हूँ केयर पे। अगेन केयर का थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। जैसे सर ने पहले बताया कि पहले इट वाज नोन एज रेलिगर हेल्थ इंश्योरेंस। तो रेलिगर हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, या रेलिगर से केयर हेल्थ इंश्योरेंस क्यों हुआ, ये भी बता देता हूँ आपको। रेलिगर एंटरप्राइजेस करके एक ब्रांड है जिसमें वेरियस प्रोडक्ट्स थे या वेरियस कंपनीज थे, जैसे रेलिगर सिक्योरिटीज हो गया, फिर फाइनेंशियल कंपनी था, फिर एगॉन रेलिगर करके था जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी था। सेम वे रेलिगर हेल्थ इंश्योरेंस करके एक कंपनी बनाया था हम लोग ने। उसमें हम लोग का जो मेजर प्रोडक्ट था, जो मेजर प्रोडक्ट या जो फर्स्ट प्रोडक्ट था, या जो हम लोग के पोर्टफोलियो को 80% कंट्रीब्यूट करता था, दैट वाज केयर, जिसको हम लोग केयर एनसीबी करके बुलाते हैं। तो केयर था। तो हम लोग के जितने भी सीरीज ऑफ प्रोडक्ट है उनका नाम केयर से ही स्टार्ट होता है। तो हम लोग ने सोचा कि जब भी हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर वो केयर का पॉलिसी है करके बात करता है, तो व्हाई नॉट हम लोग कंपनी का नाम चेंज करके केयर करके करें। इसमें जो कंपोजिशन है, जो स्टेक होल्डिंग है, वो भी बता देता हूँ। जो केदारा कैपिटल करके इन्वेस्टर है, उन लोग का कंट्रीब्यूशन 18% है ओवरऑल स्टेक में। रेलिगर एंटरप्राइजेस का कंपोजिशन 72% है। 6% यूनियन बैंक का है। यूनियन बैंक अभी और कॉर्पोरेशन बैंक का मर्जर होने की वजह से 6% उनका है, अदरवाइज पहले 5% ईच था। अभी 6% यूनियन बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का है, और 4% जो बचा हुआ है वो एम्प्लॉइज के पास है इन द फॉर्म ऑफ ईसॉप। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसा ये नहीं है कि मेजर स्टेक होल्डर या प्रमोटर नहीं है, क्योंकि रेलिगर एंटरप्राइजेस में जो स्टेक है
वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का है। जैसे अगर आप देखोगे एचडीएफसी लिमिटेड का भी स्टेक है 5%, एक्सिस बैंक का स्टेक है 5-6%। तो ऐसे सब अलग अलग इसका स्टेक है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में। तो एज सच ऑनर कोई नहीं है इसका। हम लोग का अचीवमेंट्स बता देता हूँ। नंबर ऑफ लाइफ्स इंश्योर्ड 4.4 करोड़ सिंस इंसेप्शन। अभी तक हम लोग ने 4.5 करोड़ के आसपास लोगों को सिक्योर किया हुआ है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो 93% है। मतलब डे वन से, जब से कंपनी स्टार्ट हुए तब से ऑन एन एवरेज 93% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। हाँ, ये साल टू बी वेरी ऑनेस्ट कोविड के इसमें इज कम टू अराउंड 90%, लेकिन स्टिल वी प्राउडली टू से कि हम लोग ऐसे कंपनी जो लोग 90% मैनेज किया है इवन कोविड के सिचुएशन में, वेयर बहुत सारी कंपनीज का कहीं ज्यादा गिरा हुआ है। स्टिल मेरे को उस पर कमेंट नहीं करना है। तो हमारा जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो एवरेज 93% है। इसका मतलब ये हो गया कि अब जब हम लोग कभी भी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें हम लोग को क्या चाहिए रहता है कि मेरा क्लेम मिले। मैं इंश्योरेंस क्यों लेता हूँ? इंश्योरेंस इसलिए लेता हूँ कि जब मेरे को तकलीफ होगी तब मेरे को क्लेम मिले। तो इसमें 93% लोगों को, अगर 100 लोगों ने लिया है तो 93 लोगों को मिलता है क्लेम। अब आप पूछोगे 7 लोगों को क्यों नहीं मिलता है? उसमें दो मेजर रीजन है। एक नॉन डिस्क्लोजर जो आता है वो, और दूसरा होता है वेटिंग पीरियड, उसमें आता है, उसके वजह से नहीं मिलता है। अब ये नॉन डिस्क्लोजर क्या होता है कि मेरे को जो भी बीमारी है, मैं पॉलिसी लेने के पहले कोई भी जो बीमारी है वो मैंने पॉलिसी लेते वक्त मैंने किसी को डिस्क्लोज नहीं की है। अगर मैंने डिस्क्लोज नहीं की है तो वो पॉलिसी नल एंड वॉइड होती है, क्योंकि इंश्योरेंस का बेसिक कंसेप्ट ही अटमोस्ट गुड फेथ है। तो आप अगर मेरे को डिक्लेयर करोगे सब तो मैं आपको कवर करूंगा नहीं करूंगा वो डिपेंड्स है, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि 94% टाइम्स हम लोग उसको कवर कर लेंगे। भले अलग प्रोडक्ट रहेगा लेकिन उसमें कवर कर लेंगे। तो ये है कि अगर प्री एग्जिस्टिंग कोई भी इलनेस है, पॉलिसी लेने के पहले का कोई भी इलनेस है, तो प्लीज डिस्क्लोज करो। और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, मैं कह रहा इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ आज जब आप पॉलिसी लेते हो प्लीज डिस्क्लोज करो। इस पे 1 मिनट और लगाऊंगा मैं। क्यों? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एज ए कस्टमर अगर देखोगे तो जो 7% है या 7 लोग हैं जिनको क्लेम नहीं मिलता है, वो मेरे लिए ज्यादा तकलीफ दे। किसी का क्लेम डिनाई करना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर बीमारी है, आज क्या होता है कि जब मैं होश में रहता हूँ सब कुछ ठीक है तब मैं सब कुछ झूठ सही बोल सकता हूँ, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ तो ऑब्वियसली 90% टाइम ऐसा रहता है कि जहां पे मैं जवाब नहीं देता, मेरे बिहाफ पे मेरे फैमिली में से या मेरे दोस्त में से कोई तो जवाब देता है डॉक्टर को। और फैमिली में का सब कुछ ऑनेस्ट चीज बताएंगे। इनफैक्ट हम खुद भी जब होश में रहेंगे तो हम लोग ऑनेस्ट चीज बताएंगे। क्यों? तो हमको चाहिए कि ट्रीटमेंट प्रॉपरली मिले। और जब आप उधर डिस्क्लोज कर देते कि मेरे को 10 साल से बीपी का बीमारी है और उसके लिए ये दवा ले रहा हूं मैं, या ब्लड शुगर था इसके लिए ये दवा ले रहा हूँ, तो इमीडिएट बेसिस पे वो क्लेम डिनाई होने के 100% चांसेस है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो किया है कंपनी ने वो 30% से ग्रोथ किया है। मतलब पिछले साल जितना प्रीमियम किया था उससे 30 गुना ज्यादा हर साल कर रहे हैं हम लोग। हम लोग के पास 16 टाइप के प्रोडक्ट है। अब ये 16 टाइप के प्रोडक्ट आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने जैसे बोला किसी को कोई बीमारी है उसको भी हम लोग कवर करते हैं। मैं ये तक बोलता हूँ किसी को कैंसर होके गए उसको भी हम लोग कवर करते हैं। किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुआ है या फिर उसका बाईपास हुआ है, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। लेकिन उसके लिए प्रोडक्ट्स अलग है। इसलिए हम लोग के पास 16 टाइप के प्रोडक्ट है जिसमें आप ये कर सकते हो, ले सकते हो, लेकिन प्लीज डिस्क्लोज करना जो भी है। पैन इंडिया हम लोग के अराउंड 156 ब्रांचेस है। ये एक्चुअली अभी बड़े हुए हैं, अराउंड 180 हो गए। और कैशलेस हॉस्पिटल 16,000 प्लस कैशलेस हॉस्पिटल है पैन इंडिया। कैशलेस में क्यों अच्छा गिरता है, ये 16,000 आपके लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि जब आप कैशलेस में ट्रीटमेंट कराते हो तो एक तो ट्रीटमेंट प्रॉपर होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल को मालूम है कि आपने कोई भी गलत टाइप का ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल ने गलत टाइप का ट्रीटमेंट कराया, गलत टाइप के टेस्ट कराए, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका गला पकड़ने वाली है। इसके लिए वो ट्रीटमेंट में गलत होने का चांसेस कम होता है। दूसरा ये, मेरे जेब से पैसे बहुत कम लगते हैं यार, अदर कोई कोई केस में तो लगते भी नहीं है। तो इसलिए ये कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल होना, कितना ज्यादा हॉस्पिटल्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑलमोस्ट अभी के टाइम पे 16,000 प्लस हॉस्पिटल्स अपने नेटवर्क में है। हम लोग का प्रेजेंस अराउंड 24,000 पिन कोड्स पे है और 1,000 सिटीज में है।
स्ट्रॉन्ग डिजिटल कैपिटलाइजेशन, मतलब हम लोग का जो भी बिजनेस है उसमें का अभी तो 80% लिखा हुआ है, लेकिन कोविड के पहले का 80%, कोविड के बाद तो हम लोग ऑलमोस्ट 95% जो बिजनेस होता है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है, और जो क्लेम सेटलमेंट भी होता है वो भी ऑनलाइन होता है। वो आगे मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। कैर हेल्थ इंश्योरेंस का ये ग्रोथ स्टोरी है। मतलब स्टार्ट किया था, फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया था जब 38 करोड़ प्रीमियम था। लास्ट टू लास्ट ईयर 2400 करोड़ का प्रीमियम था। लास्ट ईयर वी एंडेड अराउंड 2700 करोड़ पे। ईयर ऑन ईयर जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, क्योंकि ये सबसे शायद आप लोगों को नहीं फर्क गिरे, जो ऊपर के जो 5-6 पॉइंट्स है तो उससे शायद फर्क नहीं गिरे, लेकिन नीचे के जो 3 ये है इससे बहुत फर्क गिरता है कि कितने नंबर ऑफ क्लेम्स दिए। तो 19-20 में अराउंड 8.5 लाख लोगों को क्लेम दिया हुआ है। 11,000 की जगह पे भी 16,000 हॉस्पिटल हो गए, और 93% क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर आप देखोगे ओवरऑल तो 17 में 92 पे आया था, 17-18 पे 91 पे आया था, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो 93 मेंटेन किया हुआ है। इससे बहुत फर्क गिरता है। क्यों फर्क गिरता है? क्योंकि मैं क्लेम करने के बाद कितने टाइम में मेरा क्लेम सेटल होता है उसके ऊपर बहुत सारा चीज डिपेंड रहता है। आज मैं स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में है, तो मैं प्रोडक्ट के अलावा जहां पे मेरे को डिफरेंशिएट करना है वो इस पे है, टीएटी। टीएटी पे है, और टाइम ऑफ टर्न अराउंड का जो ये है, कितने टाइम में मैं वो क्लेम को रिस्पॉन्ड करता हूँ, उसके ऊपर मेरा सर्विस डिपेंड होता है। आज आईआरडीए क्या बोलता है मेरे को कि कैशलेस केस है तो 48 आवर्स में आपको रिस्पॉन्ड करना है, और रीइंबर्समेंट केस है तो मेरे को 30 दिन में सेटल करना है। लेकिन वही मेरे पास कैशलेस 1 आवर 45 मिनट्स में होता है, जो कि 2 घंटे से कम है, और रीइंबर्समेंट 6.4 डेज में होता है। मतलब ये कि आपने कोई क्लेम किया है, कैशलेस में है, तो वो लास्ट डॉक्यूमेंट आने के बाद वो 2 घंटे के अंदर उसका क्लेम का अप्रूवल आ जाता है, और कस्टमर फ्री है अपने घर जाने के लिए। सेम वे रीइंबर्समेंट में अगर आपने कोई फाइल डाला है जहां पे आपने खुद पहले पे किया है और बाद में फिर कंपनी से आप पैसे ले रहे हो, तो वो टाइम पे 7 दिन लगता है। आईआरडीए मेरे को बोलता है 30 दिन ले लो, लेकिन मैं उसको 7 दिन के अंदर पैसे दे देता हूँ उसके अकाउंट में। ये जो है कंप्लेंट जो होते हैं आपके अगेंस्ट में, कंप्लेंट कितना होता है आईआरडीए में या कंज्यूमर इसमें कितना कंप्लेंट होता है, तो अगर 10,000 पॉलिसी लूं मैं, तो 10,000 पॉलिसी में 6 लोगों से कंप्लेंट जाता है आईआरडीए में, जबकि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है कि 14 कंप्लेंट आता है। मतलब उसमें भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% से कम है। ये बैंकिंग पार्टनर्स है जो हम लोग के साथ बैंक के थ्रू बेचते हैं, जिसमें यूनियन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक बताया था मैंने, फिर यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक। अब ये आपके हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से ये क्या है, क्यों इंपॉर्टेंस या क्या रिलेवेंस लगता है कि अगर आप देखोगे तो यूनियन बैंक अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, इको बैंक भी बहुत बड़ा बैंक है। तो ये सब बैंक्स अगर हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली उन लोगों ने रिसर्च करके किया होगा हम लोग के साथ जुड़ने के लिए। वह हेल्थ इंश्योरेंस इन ग्रेट डिमांड। अभी तो कोविड में तो डिमांड इतना ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन उसमें ना अगर देखो तो एक आर्टिफिशियल डिमांड, मैं बोलने जाऊँ तो आर्टिफिशियल डिमांड काफी बढ़ा था। मतलब इसको मैं पॉजिटिव लूं नेगेटिव लूं पता नहीं, आप लोग किस तरीके से लेते हो। जैसे कोविड चालू हुआ था तब बहुत सारे कंपनीज ने स्टैंड अलोन कोविड के पॉलिसीज निकाले कि आपको आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपको लमसम पैसा मिल जाएगा। हम लोग ने जिसमें आप 1,000-1,500 रुपए का प्रीमियम दो और ये करो। आज के टाइम पे उसमें का 90% पॉलिसीज या तो लैप्स है या तो कभी इश्यू ही नहीं हुए। वेरएज हम लोग ने कभी भी ऐसे पॉलिसी लेके नहीं है जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी हो। हम लोग ने भी कोविड प्लान लेके आए, लेकिन वो कोविड प्लान हम लोग उसके लिए लेके आए जो मेरे कस्टमर्स है, जो मेरे साथ मेन प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसको मैं एक एड ऑन करके दे रहा था इसके लिए। लेकिन मैंने वो इंडिविजुअल प्लान नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? एक कि मेरे को वो अगर क्लेम ऑनर करना है तो क्लेम ऑनर करने के लिए इतना बड़ा ये नहीं बन सकता है, बकेट बन नहीं सकता है जो प्रीमियम आ रहा था उससे। और अगर वहां से नहीं बन रहा है तो मेरा जो हेल्दी पोर्टफोलियो वहां से निकाल के मेरे को देना पड़ता था, जो अगेन जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके साथ वो गलत हो जाता था। तो राइजिंग इनकम लिटरेसी ऑल्सो बड़ा है, लोग एजुकेटेड हो गए, उनको समझ में आ रहा है कि क्यों हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। राइजिंग डिमांड फॉर बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी। अगर समझो ना, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है
तो मैं ऑब्वियसली अच्छे हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करने के लिए देखूंगा, ना कि मैं ऐसे कोई हॉस्पिटल में, लोकल हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करूंगा जहाँ पे पैसे बचे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार का इंश्योरेंस का ले लूं, ठीक है, तो बहुत सारे कंपनीज जब आपका कार वारंटी में रहता है वगैरह, तो नॉर्मली आपको का देते। फॉर एग्जाम्पल मारुति वाला मारुति इंश्योरेंस का देता है। क्यों देता है, या फिर क्यों ये होता है, या फिर हम लोग वहां से क्यों कराने को देखते हैं, वर्कशॉप से क्यों कराने चाहते हैं? अगर नया गाड़ी रहेगा, अगर बीएमडब्ल्यू वगैरह है, तो हम लोग बीएमडब्ल्यू वर्कशॉप से क्यों कराते हैं, ना कि लोकल इससे कराते हैं? क्योंकि वहां पे अपने को पता है फैसिलिटी ज्यादा अच्छा रहेगा, भले कॉस्ट ज्यादा रहेगा लेकिन फैसिलिटी अच्छा रहेगा। वही अगर इंश्योरेंस में कवर हो रहा है तो वेल एंड गुड। गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रहा है, काफी जगह पे इनिशिएटिव लिया हुआ है, जैसे आयुष्मान भारत करके योजना चल रही है। मेरे को उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिया हुआ है। इनरिचेबल प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग इनोवेशन, मतलब पहले कैसे था कि पहले एक प्राइस था, वो प्राइस में आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाला था, ऐसे बहुत स्पेसिफिक था। आज आपको प्राइस क्या चाहिए और उसमें फीचर क्या चाहिए, वो हिसाब से आप प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हो। इट इज नॉट जस्ट द नेम, वी एक्चुअली केयर फॉर यू। क्यों? तो कैशलेस जो बोला मैंने, कैशलेस क्लेम, क्योंकि जब सबसे ज्यादा जरूरत है आपको, सबसे ज्यादा जरूरत है, वो कब जरूरत है? जब आपका क्लेम आता है। तो वो अगेन 2 घंटे से पहले आपका सेटल हो जाता है, क्योंकि क्लेम आ गया उसके बाद आप फाइनल बिल के बाद उधर बैठे रहो पूरा पूरा दिन, तो वो और ज्यादा इरिटेट होता है। ये लास्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप देखोगे तो 60% ऑफ एम्प्लॉय विथ एन एवरेज विंटेज ऑफ 5 years प्लस, ये एज ए कस्टमर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर ये स्लाइड में मैंने क्यों डाला है? प्लीज अंडरस्टैंड करो कि जो कंपनी में एम्प्लॉयज का स्टेबिलिटी नहीं होता है, स्पेशली इंश्योरेंस कंपनीज में, तो उसमें चांसेस होता है कि वो बंदा फ्रॉड करके जाए या कुछ ना कुछ मिस सेलिंग करके जाए कि भाई आज तो मैं बेच के निकल गया। आप देखोगे तो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज में आपको दिखेगा कि ये बंदा ये कंपनी में था आज और अगले साल दूसरे कंपनी से आ रहा है मिलने के लिए आपको। ऐसे बहुत जगह पे होगा, आपको देखने मिलेगा। तो क्या आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे पे ट्रस्ट करके पॉलिसी लिया, ये ट्रस्ट करके लिया कि भाई सचिन सालवी है, वो मेरे को क्लेम में हेल्प करेगा, और 2 साल बाद पता चला सचिन सालवी दूसरे कंपनी में, और जब आपका क्लेम आया तब आप सचिन सालवी को फोन कर रहे हो और सचिन सालवी फोन नहीं उठा रहे हैं, या फिर ये बोल रहे हैं कि यार मैं तो अभी देखता नहीं हूँ, आप उससे बात कर लो। इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है जो लास्ट पॉइंट है। इसके ऊपर के पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर किए मैंने, इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। आज अगर हम लोग की हायरार्की में बात करूं, तो मतलब आपका जो रिलेशनशिप देखते हैं वहां से लेके ऊपर तक जितने भी है, इंक्लूडिंग मैं, जो ऑलमोस्ट 8-8 9 9 साल से कंपनी में, चेंज इन द इंडस्ट्री, डेमोग्राफी, ये सब इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि मतलब पहले ऐसा होता था कि जब कोई बोले कि मेरे को डायबिटीज हुआ है, या फिर मैं इंसुलिन लेता हूँ, या फिर मेरे को हाइपरटेंशन है, या मेरा बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है, मेरा हाइट वेट ज्यादा है, तो बहुत टाइम पे ऐसा हो जाता था कंपनीज डिनाई कर देती थी पॉलिसी देने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे अगेन ऐसा लगता है कि मैं बोला ना कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है जहां पे लोगों को कैंसर हो गया है, वो क्योर हो गया है, 5 साल हो गए, हम उसको भी कवर करते हैं। मतलब इससे ज्यादा क्या बोलो आपको? किसी का हार्ट अटैक आके गया है, जिसको एंजियोप्लास्टी हो गया है, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इस तरीके का सिचुएशन चेंज हुआ है, इंडस्ट्री में चेंजेस हुए हैं। पहले ऐसा होता था कि भाई आप अगर ये करो ना, अगर पॉलिसी लेते हो तो खाली हॉस्पिटल में जो खर्चा होता था वो मिलता था। लेकिन क्या एक कस्टमर या एक इंसान जो बीमार है वो उठ के सीधा सीधा हॉस्पिटल में चले जाता है क्या? नहीं। तो ये ओवरऑल आस्ते आस्ते इंडस्ट्री ने भी समझा कि भाई लोग तुरंत कोई हॉस्पिटल में नहीं जाता है, वो पहले अपने लोकल डॉक्टर के पास जाता है जो उसके ऊपर टेस्ट करता है, ट्रीटमेंट करता है, और फिर जब लगता है कि नहीं करके अब इसका सिचुएशन और खराब है, तो हम लोग उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट होने बोलते हैं। तो क्या उसका खर्चा नहीं लगता है जब वो स्टार्टिंग में गया था तभी? या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, और डिस्चार्ज होने के बाद जब वो घर पे गए तो वापस डॉक्टर बुलाता है, आप एक काम करो 10 दिन के बाद ये टेस्ट करके आओ। और बिलीव मी, ये टेस्ट है ना 10 से 15 हजार रुपया उसमें चले जाता है। लगने के लिए बहुत छोटा अमाउंट लग रहा होगा अभी अपने को, लेकिन जब ये बीमारी आती है तो खर्चे इतने लगते हैं ना, वो 15 हजार भी बहुत एक्सपेंसिव लगता है अपने को वो टाइम पे। तो आज के टाइम मेडिक्लेम कंपनीज ये सब कवर करने के लिए रेडी है। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था।
आज बहुत चेंजेस है। तो प्लीज जब भी आप लो ये सब देख के लो। अभी डेमोग्राफी नहीं बताता हूँ मैं प्रोडक्ट्स का, अगेन मैं आपको सिंपल अगर टर्म्स में बताने जाऊँ तो मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो, अगर आप बोलते हो कि मेरे को प्रीमियम कम चाहिए, सम एश्योर्ड ज्यादा चाहिए, तो मेरे पास वैसा भी प्रोडक्ट है जो चालू ही होता है 25 लाख से, जिसको हम लोग केयर एडवांटेज बोलते हैं, 25 लाख से 1 करोड़। मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट भी है जो चालू होता है 1 करोड़ से और वो 6 करोड़ तक है उसमें सम एश्योर्ड। अब ये 6 करोड़ का सम एश्योर्ड क्यों लेना चाहिए मेडिक्लेम में? क्यों? क्योंकि ये पॉलिसी जो है ये पूरे ग्लोब में वर्ल्ड वाइड कवर हो। अब इसमें अगेन 1 मिनट और लूंगा आपका, ये वर्ल्ड वाइड कवर होने में क्या फायदा है? अगर आप देखोगे जब बड़ी बीमारियां होती है, जैसे कैंसर हो गया, तो कैंसर का बेस्ट ट्रीटमेंट जो मिलता है वो यूएस में मिलता है। तो यूएस में जाकर ट्रीटमेंट कराना बहुत अच्छा गिरता है, क्योंकि वहां का क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज वेरी गुड, फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं। प्लस दूसरा चीज ये होता है कि अगर आप लोगों को तो सबको पता होगा 99%, लेकिन फिर भी अपना इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन करेंसी जो है वो क्लोज करेंसी है। तो मेरे पास भले अकाउंट में कितने भी पैसे हो, मैं वो पैसे लेके कैश बाहर जा नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि क्लोज करेंसी है, उसमें मेरे को 2 मिनिस्ट्री का अप्रूवल लगेगा, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का, दूसरा मेरे को हेल्थ मिनिस्ट्री का लगेगा। और जब तक ये 2 मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिले मेरे को, तब तक शायद मैं रहूं ही नहीं उसका बेनिफिट लेने के लिए। तो कोई सीनियर बंदा है तो उसके लिए अपने पास केयर सीनियर करके है, जिनका 60+ का है एज। किसी को मल्टीपल इलनेस है, उसके लिए अपने पास केयर फ्रीडम है। कोई नॉर्मल बंदा है उसके लिए अपने पास केयर एनसीबी करके है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। इवन ऐसा प्रोडक्ट है जॉय करके, जिसमें अभी इंडिया में अपना नॉर्मली कैसा होता है कि जो पहला बच्चा होता है, फर्स्ट चाइल्ड होता है शादी के बाद, वो नॉर्मली माँ बाप करते हैं खर्चा। तो उसके लिए भी अपने पास प्लान है कि भाई जब शादी हो रही है तभी वो प्लान उसको गिफ्ट कर दिया, मम्मी डैडी ने वो प्लान गिफ्ट कर दिया, तो वो जो खर्चा आने वाला है वो केयर हेल्थ इंश्योरेंस उठाएगी। तो इस तरीके से भी प्लान है अपने पास। मोबाइल एप्लीकेशन, अपने जितने भी कस्टमर्स है उनको हम लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन देते हैं, जैसे हम लोग अपने पार्टनर्स को देते हैं, सिमिलरली अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको वो मोबाइल एप्लीकेशन देते हैं। अब वो मोबाइल एप्लीकेशन से कस्टमर को क्या बेनिफिट है कि आज के टाइम पे हम लोग, हर कोई मोबाइल स्मार्टफोन यूज करता है, एंड्रॉइड फोन यूज करता है, तो उसपे क्या बेनिफिट मिलता है मोबाइल एप्लीकेशन से? मैं उसमें अपना नंबर डालता हूँ, उसका ओटीपी आता है, उसमें पॉलिसी के डिटेल्स आ जाते हैं, मैंने कौन सी पॉलिसी ली है। तो मेरे को अगर कभी कोई क्लेम करना हो तो मैं वो मोबाइल एप्लीकेशन से ही पूरा क्लेम प्रोसेस कर सकता हूँ। मैं इवन मेरे क्लेम्स के जो डॉक्यूमेंट्स है वो मोबाइल एप्लीकेशन से अपलोड कर सकता हूँ। मेरे को कोई कोई प्रोडक्ट में एनुअल हेल्थ चेकअप मिलता है जो फ्री रहता है साल में एक बार, वो भी मैं उससे बुक कर सकता हूँ कि मेरे आजू बाजू में कौन सा ये, मेरे को अगर पॉलिसी रिन्यू करनी है वो भी कर सकता हूँ। जो मैं प्रीमियम डाल रहा हूँ इसमें, उसमें मेरे को 80D का बेनिफिट मिलता है, तो उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। मेरे को अगर देखना है कि मेरे आजू बाजू का कौन सा नेटवर्क हॉस्पिटल में है, वो इमीडिएटली मैं देख सकता हूँ वहां पे। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन से ये फर्क गिरता है। बहुत सारी जगह पे बहुत लोगों को शायद मालूम ही नहीं रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि डिस्काउंट कूपन देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में हूँ, तो मुंबई में मैं भी अंधेरी में बैठा हूँ, तो अंधेरी में ऐसा कोई फार्मासिस्ट रहेगा या फिर कोई डॉक्टर रहेगा जिसका नाम मेरे वो ऐप में रहेगा, और वो मेरे को 10%, 15%, 20% डिस्काउंट दे सकते हैं वो कूपन लेके जाओ तो मैं। तो कस्टमर के लिए ये सब बेनिफिट हो जाते हैं मोबाइल एप्लीकेशन से। लास्ट नॉट द लीस्ट, ये इंडस्ट्री में जो हम लोग को अवार्ड्स मिले हैं कि बेस्ट क्लेम सर्विसिंग, और ये सबसे प्रोमिनेंट है, बेस्ट क्लेम सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर। तो ये अगर अवार्ड मिला है तो ऑब्वियसली आगे मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं, और ये कोई रेलिगर का इंटरनल अवार्ड नहीं, ये इंडिपेंडेंट इसका अवार्ड है। तो ये था कि क्यों हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, अगेन कितना लेना चाहिए। तो अगर मेरा सजेशन मानोगे तो कम से कम 25 लाख का होना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट स्लाइड मैंने दिखाया था आपको, अगर आपको याद होगा कि मेडिकल इन्फ्लेशन 14% है, और कैटरैक्ट के लिए मेरे को 41 लाख लगने वाले हैं आज से 20 साल बाद। तो मेरे को उस तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। सो दिस इज व्हाट वाज फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ है, क्वेश्चंस है, प्लीज यू आर फ्री टू आस्क मी। थैंक यू सो मच सर, काफी इंफॉर्मेटिव थी प्रेजेंटेशन, काफी सारी चीजें लोगों को क्लैरिटी मिली।
किन किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें पॉलिसीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए, कौन वाला प्रोडक्ट हमें चूज करना है, और साथ ही साथ क्या सम एश्योर्ड हमारे लिए आइडियल है या हमारे फैमिली के लिए आइडियल है, यह आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प मिली। अकॉर्डिंगली जैसे आपने बीच में क्लैरिफाई किया, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन बॉक्स में सर एक क्वेश्चन आ रहा है रिलेटेड टू पॉलिसीज फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए वो समझना चाहते हैं कि विच पॉलिसी शुड बी आइडियल, और वो इंडिविजुअल अगर कोई हमारे क्लाइंट हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए कराना चाहते हैं तो वो इंडिविजुअली अपने फादर और मदर का अलग अलग कराएं या एक सिंगल पॉलिसी में दोनों की कवरेज मिल सकती है। इसके ऊपर अगर आप स्लाइड क्लैरिटी दे देंगे सर आसानी है। ये बहुत प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, ठीक है, लेकिन अगर मतलब ये दोनों कंडीशन बता देता हूँ। अगर आपके मम्मी डैडी हेल्दी फिट एंड फाइन है, ठीक है, मतलब शायद ये हो डायबिटीज या छोटा बीमारी हो, तो आई विल सजेस्ट कि केयर एनसीबी करके जो प्लान है वो लेना चाहिए। और अगर कोई स्लाइट इश्यूज है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, तो आप केयर सीनियर या केयर फ्रीडम ले सकते हो, क्योंकि उसमें हम लोग मल्टीपल इलनेस कवर करते हैं। सेकंड, क्या उनको दोनों को इंडिपेंडेंट अलग अलग पॉलिसी लेनी चाहिए या फिर दोनों को साथ में लेनी चाहिए? तो नॉर्मली बोलूं तो मैं, आप फैमिली फ्लोटर लो, लेकिन अगर दोनों में एज गैप का ज्यादा हो, क्योंकि मतलब वो टाइम पे आई डोंट नो एग्जैक्टली एज क्या होगा उनका, लेकिन अगर मैं अपने मम्मी डैडी के बारे में बात करूं तो मेरे मम्मी डैडी के बीच में 10 साल का गैप है, तो उसमें इंडिविजुअल लेना ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। मेरे को शायद प्रीमियम कम आ जाएगा फ्लोटर से। तो अगर आप एज ब्रैकेट वगैरह या फिर बाकी का जो है आप डिटेल्स शेयर कर दोगे मे बी ये कॉल के बाद, तो बेटर पोजीशन में रहेंगे सजेस्ट करने के लिए। स्टिल अगर ओवरऑल बोलूं तो दिस इज द वे वी कैन लुक एट। एग्जैक्टली सर, ये सिचुएशन स्पेसिफिक डिस्कशन है, जो डिटेल्स रहेंगी तो और बेहतर तरीके से क्लैरिफिकेशन मिल पाएगा। और हमारी टीम, लक्ष्मी श्री की पूरी टीम अवेलेबल है हमारे व्यूअर्स के लिए। सेशन के बाद वो अपनी क्वेरीज प्लेस कर सकते हैं अगर इंडिविजुअली किसी भी क्लाइंट को अपने इंश्योरेंस के प्रीमियम्स आइडेंटिफाई करवाने हैं। सर एक छोटी सी अगर आप क्लैरिटी दे दें कि ड्यूरिंग द सेशन आपने 80D के बेनिफिट्स को एक्सप्लेन किया था, तो उसमें इंडिविजुअली अगर कोई कराता है तो व्हाट इज द अटमोस्ट प्रीमियम जितने का वो बेनिफिट ले सकते हैं, और अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स का अगर वो कराते हैं तो उसमें कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं? सीनियर सिटीजन के नीचे होगा तो 25,000 है और सीनियर सिटीजन होगा तो 50,000 है। ओके, सो दिस इज द अटमोस्ट प्रीमियम अमाउंट जिसकी पेमेंट करके 80D में कोई भी इंश्योर्ड पर्सन अपना 80D में भी टैक्स बेनिफिट्स भी ले सकता है अपार्ट फ्रॉम हैविंग द हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स। और सर आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है द वाइडली यूज्ड, वाइडली नोन प्रोडक्ट्स ऑफ केयर आर केयर विद एनसीबी एंड केयर फ्रीडम, राइट? तो मैं अपने व्यूअर से ये बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन सारी पॉलिसीज को कभी भी हमारे थ्रू एक्वायर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको कोई भी उनकी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, कोई भी डिटेल्स चाहिए, तो वो आप हमारी टीम से कनेक्ट होके उसके बारे में इन डेप्थ इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप सब लोग को ये इंटीमेट करना चाहूँगा, ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हमारा इंश्योरेंस का पोर्टल भी अवेलेबल है, जिस इंश्योरेंस के पोर्टल पे जा करके आप लोग अपनी डिटेल्स खुद कैप्चर कर सकते हैं, खुद एनालाइज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सर मेरी स्क्रीन विजिबल है, और ये हमारा इंश्योरेंस का पेज है shriinsure.com। यहाँ पे जाके आप अपनी डिटेल्स फिल करके, अपनी सारी इंफॉर्मेशन फीड करके अपने पॉलिसी के को जनरेट कर सकते हैं, प्रपोजल को जनरेट कर सकते हैं, और आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपको क्या आपकी प्रीमियम बन के आएगी, आपके फैमिली साइज और आपके एज्यूम्ड सम एश्योर्ड को लेते हुए जो जो सिटीज से आप बिलोंग करते हैं उस सिटी का नाम या पिन कोड डाल के आप यहाँ से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इस पेज पे कहीं भी आपको असुविधा होती है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे कनेक्ट होके आप डिटेल्स हमारे थ्रू करवा सकते हैं और प्रपोजल हमारी टीम आपको बना के दे देगी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हुई होंगी। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस जरूर आपको समझ में आई होगी, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों होना हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास अति आवश्यक है, कैसे आज के दिन में मेडिकल ट्रीटमेंट की इन्फ्लेशन में रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन कॉस्ट ईयर ऑन ईयर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो हाउ कैन वी सिक्योर आवर सेविंग्स
अपने आप को हेल्थ इंश्योरेंस ले करके और अपनी हार्ड अर्न मनी जो हम लोग सेव कर रहे हैं उसको अपने मेडिकल ट्रीटमेंट पे एक्सपेंडिचर ना करना पड़े। ये बहुत अहम चीज है, बहुत जरूरी है कि अगर हमने इंश्योरेंस नहीं ली है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ली है, तो हम उसको प्लान करें और इमीडिएटली उसको स्टार्ट करें। अगर हमारी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है तो भी आप लक्ष्मी श्री की टीम से कनेक्ट हो सकते हैं और लक्ष्मी श्री के एक्सपर्ट एडवाइस के थ्रू आप एनालाइज करवा सकते हैं कि जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसमें आप क्या एडॉन्स ले सकते हैं, क्या एडिशनल उसको एक्सपैंड करा सकते हैं या क्या उसकी और सम एश्योर्ड वगैरह इंक्रीज करा सकते हैं फॉर योर आइडियल फैमिली। सो विद दिस आई वुड बी एंडिंग द सेशन फॉर द डे और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग खुद को इंश्योर करेंगे, खुद के परिवार को इंश्योर करेंगे और जल्द से जल्द आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को ऑप्ट करेंगे। Thank you so much everyone for attending this session and listening to us with all patience. Salvi sir, thank you so much for your valuable time and Thank support. you. बहुत informative session था and we would be surely looking for further sessions in the very same way जहाँ पे हम लोग और detailed in-depth products के बारे में discuss करेंगे. Thank you everyone. Thanks a lot. Sure. Thanks.